ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है तुम्हारे टेलीकॉम कंपनीज, उनको नहीं देना होगा क्रेडिट कैपिटल गुड्स के लिए, यही हो सकता। नहीं, ये सिर्फ पाइपलाइन के लिए आउटसाइड द फैक्ट्री वाली कंडीशन, बाकी चीजों के लिए नहीं है। बाकी का तो पहले भी था कि आप मतलब आउटसाइड द फैक्ट्री भी है तो ले सकते करके क्रेडिट। इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में ये क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन अगेन इट विल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या? A person who applied for registration within 30 days from the date on which liability to register comes is given such registration is entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock, input contained in semi-finished goods, finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of liability. अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। देखिए, आपको उन्होंने बोला है कि नॉर्मल कोर्स में जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए नहीं हो जाता, यू नीड नॉट रजिस्टर। ठीक है। अब फर्ज करते हैं हम कि 1 जुलाई 2017 को मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए हो गया, तो डू यू एक्सपेक्ट मी टू अप्लाई ऑन 1 जुलाई 2017 को? द आंसर इज नो। फिर मैंने कर भी दिया तो क्या डिपार्टमेंट मुझे 1 जुलाई को ही रजिस्ट्रेशन दे देगा? आंसर इज अगेन नो। दोनों पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे टाइम लिमिट दी है 30 दिन की कि आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फर्ज करिए कि माई लाइबिलिटी कम्स ऑन 1 जुलाई 2017, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, आप उस पर मत जाना, डेट को ज़्यादा दिमाग में मत रखो। अब 1 जुलाई 2017 से मेरे पास 30 दिन का टाइम है कि मैं 30 जुलाई 2017 तक एप्लीकेशन करूं। मैंने 30 जुलाई को एप्लीकेशन कर दिया, इन टाइम हो गया। अब ये 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में मैंने जो भी इनवॉइसेस इशू किए होंगे उस पर मेरा जीएसटीएन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा जीएसटीएन क्या है। वो डिपार्टमेंट मुझे 3 दिन बाद बताएगा, मतलब 3 अगस्त को बताएगा। तो ये 30 दिन के बीच में मैंने जो भी इनवॉइसेस इशू किए होंगे बिना जीएसटी के, बिना टैक्स लगाए, तो उसके अगेंस्ट में मैं क्या कर सकता हूं? मैं रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू कर सकता हूं, सिर्फ इतने पीरियड के लिए। ठीक है, एक तो कंडीशन वो हो गई। दूसरा क्या है कि मैं जिस दिन मेरी लायबिलिटी आई है 1 जुलाई को, उस तारीख को जितनी भी गुड्स मेरे पास होंगी, सेमी फिनिश गुड्स होंगी, स्टॉक में कुछ होगा, इनपुट होगा, तो वो सबका मैं क्या कर सकता हूँ? क्रेडिट ले पाऊंगा, भले ही मैं उन दिनों में रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है ना। पर उसकी कंडीशन क्या है कि मुझे 30 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन डालना पड़ेगी। अगर मैंने 30 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया तो मुझे 30 जून को जो भी स्टॉक में ये गुड्स रहेगी उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। फिर पर्सन टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3), बोले तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मुझे कब मिलता है? मैं फर्ज करिए कि मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं होता, लेकिन मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूं और गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल रखी है कि अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आपको हम टेंडर ही नहीं भरने देंगे, हम आपसे कोटेशन भी नहीं लेंगे। तो आप क्या करते हो? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लोगे। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या है वो आपको किस दिन से मिलता है? जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन? नहीं नहीं नहीं, जिस दिन ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। एक बार फिर से यहाँ डिपार्चर है। आज वैट में पोजीशन क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन आप एप्लीकेशन करते हो और बाकी कंडीशन फुलफिल कर देते हो, उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में जिस दिन आपको ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा वो दिन से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। और उस डेट तक के जो भी आपके पास में
क्रेडिट पड़ा होगा इनपुट्स का, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स का या फिनिश गुड्स का, वो सबका क्रेडिट आपको मिलेगा। वेयर ए पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, अब क्या है, आपको मानता है कि उसकी लिमिट है 75 लाख रुपए काय की कंपोजिशन की। अब अभी तक आपका 75 लाख रुपए नहीं हुआ टर्नओवर, तो यू आर अंडर कंपोजिशन। जैसे ही आपका 75 लाख एंड 1 हो गया, यू आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ कंपोजिशन, यू बिकम ए नॉर्मल डीलर। अब जब तक आप कंपोजिशन में हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन जैसे आप नॉर्मल डीलर बन जाओगे तो क्या पोजीशन होगी, आपको रेगुलर टैक्स पेयर की तरह टैक्स भरना पड़ेगा। और जिस दिन आप कंपोजिशन के बाहर आते हो, उस दिन में जो स्टॉक रहेगा, वो उस स्टॉक के ऊपर में यू बिकम इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। अब ऐसा होगा कि आपकी कोई गुड्स या कोई सर्विसेज या कोई सप्लाईज ऐसी है जो नॉर्मल कोर्स में अभी तक के टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज में कोई इनपुट को यूज करते हो तो ही आपको क्रेडिट मिलता, अगर टैक्स फ्री के लिए करोगे तो क्रेडिट मिलता नहीं है। 30/6 तक मान लो आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी थी, कुछ सप्लाईज ऐसी थी जिस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता, जो टैक्स फ्री है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। 1 जुलाई से वो चीजें अभी क्या हो जाएगी, समझ लो, टैक्सेबल हो जाएगी, तो आपको टैक्स लगना चालू हो जाएगा। तो ऐसे केस में 30 जून तक आपके पास जो भी स्टॉक में चीजें पड़ी रहेगी, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, बोल रहा है वो, ठीक है ना। However, credit of capital goods should be reduced by such percentage point as may be prescribed। लेकिन ये भी हो सकता है आपके पास कुछ कैपिटल गुड्स होगी, तो वो कैपिटल गुड्स का भी आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही वो स्टॉक में। तो वो जो क्रेडिट है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उन्होंने ये बोला है कि हम कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है वो पकड़ेंगे 5 साल, ठीक है। 5 साल पकड़ा तो 1 साल के लिए 20% और 1 क्वार्टर के लिए आया 5%। तो आपने जितना इस्तेमाल कर लिया होगा उसको पर क्वार्टर 5% या पार्ट देयर ऑफ के लिए भी 5% आप माइनस कर लो और बचा हुआ क्रेडिट आप ले सकेंगे। लेकिन 1 साल के बाद में ये क्रेडिट आपको फिर से नहीं मिलेगा, बोल रहा है वो। इन केस ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन ड्यू टू मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर, बिजनेस, ये सब होगा तो भी आपको क्या होगा, नए बिजनेस को भी वो क्रेडिट लेते आएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली है उन्होंने कि ये जो ट्रांसफर होगा बिजनेस, वो सिर्फ असेट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, it should be a complete transfer of business with a specific provision for transfer of liabilities। liability भी ट्रांसफर होना चाहिए, तभी ये होगा आपको। अब क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति समझ लीजिए अभी तक के नॉर्मल डीलर है, नेक्स्ट ईयर से वो बोलता है कि आई वांट टू अवेल कंपोजिशन, क्योंकि मेरा टर्नओवर 75 लाख से कम है और मैं सारी कंडीशन फुलफिल करता हूं। अब ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, उसने तो क्या होगा कि जब जब परचेस करते गया होगा सब क्रेडिट लेते गया होगा, उसमें से कुछ चीजें स्टॉक में पड़ी है उसके पास, तो उसका क्रेडिट उस व्यक्ति को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना, पेमेंट करना पड़ेगा उसको। क्यों पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो कंपोजिशन डीलर होने वाला है, तो वो कंसेशनल रेट में टैक्स भरेगा एंड ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट एनी क्रेडिट। अब ये कैपिटल गुड्स का भी हमने आपको बता ही दिया है। In case of refractory bricks, molds, dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, taxable person may pay
tax on transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15 whichever is higher। अब देखिए कि इस केस में उन्होंने आपको बोल दिया है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्ड्स है, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स है, अगर वो सब स्क्रैप में सप्लाई होती है तो टैक्सेबल पर्सन क्या कर सकता है, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15 या फिर वो परसेंटेज मेथड से रिड्यूस करो, जो भी हायर होगा वो उसको पेमेंट करके फिर वो कंपोजिशन में जा सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी क्रेडिट आप टैक्स इनवॉइस और सप्लाईज मिलने के टाइम में इमीडिएटली क्लेम कर लेते हो, दैट इज प्रोविजनल, दैट इज नॉट फाइनल। फिर वो फाइनल कब होगा तो उसके ऊपर आते हैं अपन, मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ आईटीसी। तो आप जब आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न भरना है आपको 10 तारीख को, है ना, और इनवर्ड सप्लाईज का रिटर्न भरना है 15 तारीख को। तो आपने जिन लोगों से गुड्स या सर्विसेज खरीदी होगी या कैपिटल गुड्स ली होगी, वो सबके सब भी अपना रिटर्न 10 तारीख को अपलोड कर देंगे, है ना। तो आपका जो इनवर्ड सप्लाईज का रिटर्न है वो उनके आउटवर्ड सप्लाईज के रिटर्न से मैच किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। और उसमें अगर गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि भाई ये पूरा का पूरा मैच हो गया, तो जो भी आईटीसी आपने क्लेम किया है प्रोविजनल बेसिस पे, दैट विल बिकम फाइनल, आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर उनको ये पता चलता है कि आप बोल रहे हो कि 10,000 का क्रेडिट है मेरे पास और सामने वालों ने अपने रिटर्न्स में सिर्फ 9,000 ही दिखाया, तो वो जो 1,000 रुपये है, विच इज मिसमैच बोलेंगे उसको, वो मिसमैच के बारे में क्या होगा, तो उसका एक इंटीमेशन देगी गवर्नमेंट। किसको किसको, एक इंटीमेशन आपको और एक इंटीमेशन आपके सप्लायर को। आपके सप्लायर ने तब क्या करना है, उसको देखना पड़ेगा कि अगर उसकी गलती हुई है कि भाई उसने ये सप्लाई छोड़ी है तो वो उसको अमेंडमेंट करे, ठीक है। और अगर वो अमेंडमेंट करता है तो ठीक, नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, आपके आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स है अगले महीने का, उसमें ये अमाउंट ऐड हो जाएगा और आपको उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा डिटर्मिनेशन अब कोई असेसिंग ऑफिसर नहीं करेगा, ना सप्लायर करेगा ना बायर करेगा। अब तो जो भी करने वाले हैं वो सारा का सारा कंप्यूटर बाबा करने वाले हैं। तो रोज सुबह शाम आपको कंप्यूटर की आरती उतारना पड़ेगा कि कोई भी गलत खबर वो आप तक ना पहुंचाए, क्योंकि ये जितने भी इंटीमेशन आपको आने वाले हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल आने वाले, कोई फोन नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा, ठीक है साहब। अब डुप्लीकेशन ऑफ आईटीसी, कई बार लोग रहते कलाकार, बोलते कि सर हमारे पास पैसे नहीं है टैक्स भरने को, तो हमने क्या करना चाहिए। तो उसके पास दो जहन में आती चीजें, एक वो बोलता सर मैं अपने सेल ही कम कर देता, बोले आउटवर्ड सप्लाई। अब हम उसको बोलते भैया ऐसा मत कर, आउटवर्ड सप्लाई कम करेगा तो तेरे जो बायर है उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो मैच नहीं होगा, तो वो चिल्लाते हुए आएंगे तेरे पास, ऐसा मत कर। तो वो बोलता सर मैं अपना आईटीसी बढ़ा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन, भैया वो आईटीसी कैसे बढ़ाएगा तू, तो सर क्या करता हूँ, एक बिल को 2 बार एंट्री कर दूंगा, बोले एक बार सबसे ऊपर दिखाऊंगा, दूसरी बार बीच में डाल दूंगा, कौन पकड़ेगा, बोले कौन देखने वाला है। अभी तक ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन जीएसटी में ये कुछ चलने वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आपने डुप्लीकेट क्लेम किया, डुप्लीकेशन किया आईटीसी का, इमीडिएट आपको वहां से आ जाएगा क्या, इंटीमेशन आएगी इलेक्ट्रॉनिकली कि भैया ये बिल का आपने 2 बार क्लेम कर लिया,
और इसके लिए गवर्नमेंट 1 महीना भी रुकने वाली नहीं है। मिसमैच के केस में हमने आपको बताया कि अगले महीने आने वाला है, लेकिन डुप्लीकेशन का उसी महीने में आपको इंटीमेशन आ जाएगा और उसी महीने में आपको उसका विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कलाकारी अब दिखाइएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखिए कि इफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज एक्सेप्टेड, द इंटरेस्ट पेड इज रिफंडेड बाय क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। एक यहां पे अच्छा किया उन्होंने कि फर्ज करिए कि पहले उसने मिसमैच आया, उस टाइम उसने करेक्ट नहीं किया, तो आपको विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब बाद में कल जाके उसने अपनी गलती सुधार लिया, नेक्स्ट महीने में नहीं सुधारा, 4 महीने बाद सुधारा, वो सुधार सकता है। उसके लिए फिर से मैंने आपको बताया कि 20 अक्टूबर की जो डेट है वहां तक के वो सुधार सकेगा, और अगर वो सुधार देता है तो यू बिकम इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। अब आप बोलोगे सर क्रेडिट तो टैक्स का मिलेगा, लेकिन मेरे से तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भी लिया था। तो एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला है कि हम इंटरेस्ट भी आपको वापस कर देंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे वापस मिलने वाला है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको कौन से केस में नहीं रहेगी? डुप्लीकेशन वाले केस में ये फैसिलिटी नहीं है। अब जॉब वर्क एंड आईटीसी, बहुत सारे लोग हैं कि जॉब वर्क पर काम कराते, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, सारी फैसिलिटी अपने पास नहीं रहती है, तो उनको जॉब वर्कर को इंगेज करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो यान बनाने वाले लोग हैं, कॉटन यान बनाने वाले लोग हैं, मोस्टली ये क्या करते कि एपीएमसी से कॉटन खरीदते। कॉटन को जिनिंग करना पड़ता है। जिनिंग में क्या करना पड़ता है कि वो जो वाइट लिंट रहता है वो अलग निकाल देता है और कॉटन सीड अलग निकल जाता है। अब अगर वो जैसा एपीएमसी से कॉटन खरीदते वैसा का वैसा कॉटन अगर अपने यहाँ ले लेते हैं, बुला लेते फैक्ट्री में, तो ये इनके कोई काम का नहीं, क्योंकि इनके पास जिनिंग की फैसिलिटी होती नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं कि भाई मैं एपीएमसी से कॉटन तो खरीदा हूं, लेकिन ये कॉटन डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए? मेरे जॉब वर्कर के पास चले जाए, जिनिंग मिल में चले जाए, जहां से मैं जिनिंग कराता हूं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गुड्स तो कहाँ जाएगी? अपने पास तो आएगी नहीं। आपने तो बोला है कि हमारे पास इनवॉइस भी आना चाहिए और गुड्स और सर्विसेज भी आना चाहिए, लेकिन गुड्स तो आपके पास आई नहीं, वो कहाँ चली गई? सीधा का सीधा जॉब वर्कर के पास चली गई। लेकिन ऐसे केस में भी अगर आपके जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रही है, स्टिल इट विल बी प्रिज्यूम दैट you yourself have received the goods or the supplies and accordingly credit will be admissible to you। आपको क्रेडिट उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन फिर वो है कि 1 साल के अंदर में वो इनपुट गुड्स का कन्वर्शन होने के बाद आपके पास वापस आना चाहिए। नहीं आएगी तो क्या करना है वो देखते हैं। वो उन्होंने थर्ड में दिखाया, इफ द इनपुट्स आर रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज or supplies from job workers place within a period of 1 year from being sent out, it will be supply in the hands of principal on the day inputs were sent। 1 साल के अंदर वो चीजें आपके पास वापस आना चाहिए, या आपने फिनिश गुड्स को जॉब वर्कर की जगह से ही सेल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? वो ऐसा माना जाएगा कि आपने आपके जॉब वर्कर को सप्लाई किया, मतलब सेल कर दिया, और आपको क्रेडिट, और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये टैक्स किस दिन भरना पड़ेगा? जिस दिन आपने जॉब वर्कर को गुड्स भेजी थी। ध्यान रखिएगा आप, मतलब 1 साल के बाद में ये चीज कर रहे हो आप, तो 1 साल पहले की डेट में आपने टैक्सेबल सप्लाई करी थी ऐसा माना जाएगा। उसका
मतलब क्या हुआ कि उस दिन को आपको टैक्स भरना था जो आपने 1 साल बाद भरा, तो उसका ब्याज भी आपको लगने वाला है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑन द डे इनपुट्स वेर सेंट, ये मतलब है उसका। ठीक है, अब फर्ज करिए कि मैंने आपको जो केस बताया था कि डायरेक्टली वो कॉटन की बेल्स कहाँ गई थी, उधर चली गई थी, कॉटन वहां गई थी, तो उस केस में क्या होगा, जिस दिन आपके जॉब वर्कर को मिली थी वहां से काउंट होगा, लेकिन आपने पहले खुद के पास बुला के यहां से भेजी होगी, तो जिस दिन आपने भेजी थी उस दिन से वो 1 साल काउंट होगा, लेकिन डायरेक्टली उसके पास अगर गई होगी तो जिस दिन उसको मिली वहां से काउंट होगा 1 साल। अब कई बार क्या होता है कि हमको कैपिटल गुड्स भी देना पड़ता है जॉब वर्कर को। वो बोलता है कि साहब मेरे पास तो, मैं छोटा डीलर हूँ, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास मशीन के लिए इतना लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप क्या बोलते हो कि भाई मैं ही आपको कैपिटल गुड्स भी दे दूंगा, तो उस पर भी प्रिंसिपल को आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी कौन ले सकता, प्रिंसिपल ले सकता है, भले ही उसने वो जॉब वर्कर के पास दी होगी। लेकिन इसमें फिर से कंडीशन है कि ये जो कैपिटल गुड्स है ये उसके पास वापस कितने साल में आना चाहिए, 3 साल में आना चाहिए। अगर 3 साल में नहीं आई तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को उसकी सप्लाई कर दी, विच इज टैक्सेबल, और टैक्स विल बी इम्पोज्ड। और ये टैक्स किस दिन आ जाएगा लायबिलिटी, जिस दिन आपने गुड्स भेजी थी। और अगर वो डायरेक्टली उसको गई तो उस दिन जिस दिन उसको अपने यहाँ पर पहुंचा के मिली होगी कैपिटल गुड्स, और ये आपको सारा का सारा विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 साल का। The provision of receiving back will not apply to molds, dies, jigs, fixtures और tools sent to a job worker। ये थोड़ा सा अच्छा रिलैक्स कर दिया उन्होंने, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो लाइफ है वो 3 साल से ज़्यादा होती नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इन चीज़ों को वहाँ से वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग सर्विस टैक्स में डील करते हैं या जिनके यहाँ सर्विस टैक्स अप्लीकेबल होता है उनको पता होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है कोई जिसको पता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में? आइडिया नहीं? आइडिया तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि फर्ज करिए अपने पास में हेड ऑफिस नागपुर में है, ठीक है, लेकिन यहां के हेड ऑफिस से, ठीक है, अपन यहां से कुछ भी सप्लाई नहीं करते तो अपने आउटपुट की लायबिलिटी यहां बनती नहीं। आपकी फैक्ट्री समझ लीजिए जबलपुर में है, वहां से आप सारी गुड्स रिमूव करोगे तो आपको आउटपुट टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा? जबलपुर में देना पड़ेगा। और चूंकि सारे बिल यहाँ हेड ऑफिस नागपुर में आ रहे तो आपके पास क्रेडिट यहाँ जमा हो रहा है, तो वो पैसा आपको कैश में देना पड़ेगा और ये क्रेडिट आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी थी कि आपका हेड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करके रजिस्ट्रेशन ले ले और बाद में वो ही अपने डिफरेंट यूनिट्स को जहां जहां आउटवर्ड की लायबिलिटी है उसको क्रेडिट पास ऑन करे। ये अपने इनवॉइस दे देगा उनको, तो वो लोग उसके ऊपर में क्रेडिट ले सकते हैं। ये शॉर्ट में इसकी प्रोविजन है। सेम टाइप ऑफ प्रोविजन एग्जिस्ट अंडर जीएसटी ऑल्सो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं यही बता सकता हूं आपको कि आईएसडी जो है, अगर आपकी ब्रांच जो है जिसको वो क्रेडिट पास ऑन करना चाहता है, पहली बात तो आईएसडी में सिर्फ आप सर्विसेज का ऊपर का क्रेडिट पास ऑन कर सकेंगे, गुड्स का नहीं कर पाएंगे, कैपिटल गुड्स का भी नहीं कर पाएंगे, इनपुट्स का भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा आईएसडी की फैसिलिटी। और ये भी अपनी यूनिट्स को जो विद इन द स्टेट है उसको तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी करके ही क्रेडिट पास ऑन कर सकेंगे, ट्रांसफर कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई ब्रांच या रिसिपेंट यूनिट आउटसाइड द स्टेट होगी तो उसको आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी का क्रेडिट काम में नहीं आएगा, तो उसको ये जो क्रेडिट पास ऑन करेंगे वो आईजीएसटी करके कर पाएंगे।
ताकि वो वहाँ के पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ही हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट्स फॉर आईटीसी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम आईटीसी ले सकते हैं? मैंने आपको कहा था वहां 2 ही डॉक्यूमेंट बोला था सेक्शन के अंदर। कौन से 2 डॉक्यूमेंट थे? टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। लेकिन यहां वो क्या बोल रहा है? टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग आईएसडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। An invoice issued by supplies of goods, services or both in accordance with provision of section 31। तो सेक्शन 31 में जो भी इनवॉइस बोला हुआ है वो इनवॉइस, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इट शुड कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन ए इनवॉइस। अगर आपने सिर्फ टैक्स इनवॉइस लिख दिया लेकिन उसके पर्टिकुलर्स जो उसमें होने चाहिए वो नहीं है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए डॉक्यूमेंट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग सैनवेट क्रेडिट और आईटीसी जिसको हम बोल रहे हैं, उस पर नहीं मिलेगा। उसमें जो भी पर्टिकुलर्स होने चाहिए उसमें से 1-2 भी अगर कम रहेंगे तो क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। एन इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, वो बता दिया। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। सेक्शन 34 टॉक्स अबाउट द इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब क्या होता है कि ओरिजिनली मान लीजिए प्राइस हमने लगा दिया 30 रुपए और टैक्स लगा दिया समझ लो 3 रुपए। बाद में हमको ध्यान में आया कि नहीं 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 ये तो प्राइस कम लग गया, अपना एग्रीमेंट तो 40 का था। तो फिर आप क्या करेंगे? बचे हुए 10 के लिए यू कैन रेज अ डेबिट नोट, ठीक है ना। तो डेबिट नोट कैन बी रेज फॉर प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिफरेंस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये डेबिट नोट पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। 10 रुपए के रिलेवेंट टैक्स हो जाएगा, 1 रुपया समझ लो, तो वो 1 रुपए का क्रेडिट आप बेस्ड ऑन दैट डेबिट नोट ले सकेंगे। बिल ऑफ एंट्री, ये आपको काहे के लिए लगेगा? बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट्स के केस में असेसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इज डन ऑन बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है इंपोर्ट के टाइम में, उस पर असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इज डन। तो जिसके पास में बिल ऑफ एंट्री में जो भी टैक्स आपको लगा होगा अदर देन बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट अ ड्यूटी अंडर जीएसटी, ठीक है ना। वो कस्टम्स एक्ट 1962 से ही गवर्न होगी, उसका क्रेडिट यहाँ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी होगी, कोई सेड दिया होगा जो अभी आईजीएसटी का पार्ट बनने जा रहा है, तो आईजीएसटी बोलेंगे उसको, तो उसके लिए आपका बिल ऑफ एंट्री काम में आएगा, वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 ऑन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव करेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसी सप्लाईज के ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा, और इसका भी इनवॉइस उसको खुद को बनाना पड़ेगा। आपके सप्लायर का वो चिटोरा काम में नहीं आने वाला है, आपको खुद का एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस, और वो टैक्स इनवॉइस में आपको टिक करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, तब जाके ये इसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकेंगे। डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको बताया कि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन सेपरेट रहेगा और वो अपने यूनिट्स को अगर क्रेडिट ट्रांसफर करता है तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए यूज हो रहा है आईएसडी के द्वारा, तो उसके बेसिस पे भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। टोटल इनपुट टैक्स किसी आदमी ने एक महीने में 17,000 रुपए दिया। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू नॉन बिजनेस पर्पस 1,000 रुपए। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू सप्लाईज लॉस्ट इन फायर 1,500 रुपए। इनपुट टैक्स रिलेटेड होली टू टैक्सेबल सप्लाईज 4,500 है, और वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज 30,000 है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड मतलब टैक्सेबल सप्लाईज 60,000 है, और एक्सपोर्ट है 10,000। टोटल सप्लाई उसके पास है 1 लाख की, और टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट 17,000 है जो उसने टैक्स दिया।
तो उसको क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि 17,000 में से नॉन एडमिसिबल कौन सा है। तो हमने एक देखा रिलेटेड टू नॉन बिजनेस पर्पज 1,000 रुपए, वो निकाल दीजिए आप, वो आपको नहीं मिलने वाला। रिलेटेड टू आइटम्स नॉट एलिजिबल, मैंने आपको बताया था कि ITC इज नॉट एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। तो जो लॉस्ट इन फायर हो गई, जो जल गई गुड्स, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी, उसके ऊपर का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब 1,500 नहीं मिलेगा। तो टोटल 2,500 आपको नहीं मिलेगा, वो 17,000 में से आप माइनस कर लीजिए। फिर क्या होगा कि ऐसी गुड्स या सर्विसेज है जो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि दिस इज सोनली यूज फॉर कैरिंग आउट, क्या किया हमने, इसका टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो अलग निकाल दीजिए, वो 4,500 है। ये निकालने के बाद आपके पास 10,000 का क्रेडिट ऐसा बच रहा है जो आपका कॉमन है, जो आप टैक्सेबल के लिए भी इस्तेमाल किए हो और नॉन टैक्सेबल के लिए भी इस्तेमाल किए हो। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा उसको। तो कॉमन ITC जो है वो 10,000 का है, टैक्सेबल सप्लाईज 70,000। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने वहाँ 60,000 ही लिखा है ऑन विच टैक्स इज पेड। तो टैक्सेबल सप्लाईज में एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड सप्लाई को भी मिलाना है, बिकॉज दैट इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ITC। इसका ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट्स पर भी आपको क्रेडिट मिलेगा, इट इज टू बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल। तो वो 60,000 प्लस एक्सपोर्ट के 10,000, ये हो गए 70,000। और टोटल सप्लाईज आपकी 1 लाख है, मतलब 70% ऑफ कॉमन इनपुट का टैक्स आपको मिलेगा ITC, वो आता है 7,000। तो 7,000 प्लस एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज वो था 4,500, टोटल मिला के हो गया 11,500। तो ऐसे आपको ITC के क्लेम का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। So friends, with this I come to an end of my lecture today on input tax credits. I am grateful to the Vidarbha Industries Association for giving me this opportunity to come here and share my thoughts with you. I am also grateful to all of you for giving me a patient hearing. Thank you. क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर में सेपरेट होने वाला है सर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजिशन प्रोविजंस में नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन से एक और डेलिब्रेशन है, इसके बाद अपन लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट नाउ रितेश मेहता टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग। Respected Vice President of Vidarbha Industry Association, Bagadia sir, the coordinator Sachin Jajoriani, my learned co-speaker and our guru Shailen Jain sir, Gokar sir, and professionals, senior professionals sitting here, and friends from trade and industry. दोस्तों, शैलेन जैन सर ने आज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एकदम डिटेल में बताया, व्हाट आर द पॉजिटिव लिस्ट, व्हाट आर द नेगेटिव लिस्ट, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको सेट ऑफ कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना, ही हैज गिवन ऑल द एग्जांपल्स विद ऑल द लाइव एग्जांपल्स। सर मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद ऐसा लगता है GST इज नॉट अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स लाइक go back, study thoroughly and think twice before taking input tax credit. So GST is go back, study thoroughly and then think twice whether to claim input tax credit or not. Because if we claim wrong input tax credit, हमारे लिए बहुत ज़्यादा complications create हो जाएगा in future. Friends, my topic is a very simple topic. I won't burden you a lot. छोटा सा topic है मेरा exports under GST. तो हम इसको quickly wrap up करेंगे. I understand time बहुत हो चुका है. But we'll quickly wrap up. Exports under GST, friends, as Sachin has very well said, keep the initiative of Prime Minister under Make in India, and exports are the prime focus of government कि हम exports को कैसे बढ़ाया जाए ताकि foreign currency, foreign revenue हमें मिले.
So let's see taxability of exports under GST के GST में क्या taxability है कि उस पर क्या टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा वो हम आज देखेंगे अंडर एक्सपोर्ट्स अंडर GST. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. वी ऑल नो कि GST इज बेसिकली अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं उसी स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा, बीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. And likewise, it's also the policy of the government of India to export the goods or services or both, but not the taxes. यानी आपको goods और services export करना है, not the taxes. How many exporters are sitting here? There are few exporters and also few consultants who would be having their clients who export goods and services. So we all know this is the policy of government to export, to promote export of goods and services, but not the taxes involved in the export of goods and services. And the reason is we all know कि उसका ये कारण है कि to make our exports cheaper and to make them competitive, to make our Indian commodities competitive with, if we compare it with other exporters like China and all those things. So that is the reason why we don't want to export the taxes and only to promote the export of goods and services. Definitions में लाया हूँ, but looking to the time constraint, I would quickly rush over it. सबसे पहले तो हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट मीन्स आउट ऑफ इंडिया है ना. तो व्हाट इज इंडिया? डू वी ऑल नो व्हाट इज हाउ इंडिया इज डिफाइंड? हाँ जी, हाँ ये बहुत इजी है, बोल देते हम टेरिटरी, बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है व्हाट इज इंडिया. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड व्हाट इज इंडिया. Article 1 of Indian Constitution defines, it says the territory of union as referred to in clause 2 and 3 of Article 1 of the Constitution. So Article 1 of the Constitution में clause 2 and 3 में दिया है territory of union states listed 29 states and the union territories. So that is India. Further it says its territorial water, continental shelf, exclusive economic zone जिसको हम EEZ कहते हैं, और any other maritime zone as defined in this act 1976 act में जो define किया है, that is also India. Then further it says the seabed and the subsoil underlying the territorial water, यानी जो समंदर के नीचे जो seabed होता है, that is also India. And further going that below that is subsoil, below that seashore, so that is also under the territorial water, that is also India. Further it says it adds also the airspace about its territory and territorial water. So जो airspace है, that is also covered in the geographical definition of India, and that is India. And lastly it says the installation structures and vessels located in the continental shelf of India and the exclusive economic zone of India. यानी ये जो installation structures and vessels होते हैं continental shelf and exclusive economic zone में, for the purposes of prospecting or extraction or production of mineral oil and natural gas and supply thereof. So that means if you are supplying any goods to any installation, say ONGC या BPCL is having installation for mineral oil exploration, तो आप उसको supply करो तो that won't be treated as export. Why? Because it is part of India. It's not out of India. So it will be treated as, it won't be treated as export. Analysis में एक है supply made to Jammu Kashmir. Will it be export or will it not be export? Because presently we have the GST regime. Section 1 says GST will be applicable to whole of India, excluding Jammu Kashmir. We all know Jammu Kashmir is enjoying a special status. तो अगर जम्मू कश्मीर को इसमें आना है तो they have to pass it in their legislative assembly, adopt GST law, and then only it will be a part of GST. But as of now, but still then J&K is a integral part of India. So अगर आप उसमें sell करते, supply करते, तो that also will not be treated as exports. एक ड्रामेटिकली हमने बनाने की कोशिश किया कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया, क्योंकि ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी हम पहली बार पढ़ रहे हैं. सो इफ टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, जहाँ बेस लाइन हमारा खत्म होता है सी शोर पे, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल इज अ टेरिटोरियल सी विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. देन फ्रॉम देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन. सो दैट इज ऑल्सो इंडिया. एंड उसके बाद में स्टार्ट होता है हाई सी, जो हम लोग हाई सी ट्रांजेक्शन कहते हैं ना, जो हाई सी ट्रांजेक्शन है. सो देयर आफ्टर हाई सी स्टार्ट्स. सो स्पेशली इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर्स एंड वेसल्स लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें दो चीज हमको देखनी होंगी. इफ दैट व्हीकल और इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस
तो उससे रिलेटेड सप्लाई विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट. What is export of goods? How it is defined in the GST law? It says simply, it says export of goods means taking goods out of India to a place outside India. बड़ी simple definition है. Export of goods, it says it means taking goods out of India to a place outside India. इसमें ऐसा कोई reference नहीं कि you have to get the consideration in foreign currency, convertible currency, ऐसा कुछ नहीं है. It simply says taking goods out of India to a place outside India. आज customs में भी जो export की definition दी है बिल्कुल वहीं से ली हुए. Custom में भी it is similarly defined. Though you would be aware of a law called FEMA. FEMA में provision है कि अगर आप export करते हैं or if you are not getting the consideration in foreign convertible currency, then they will levy penalty. तो उसमें FEMA में penalty लग सकती है, but there is no tax on it. In case of exports of services, it is a prerequisite that a payment against services rendered must be in convertible foreign currency exchange. हम आगे देखेंगे जब services की definition, export of services उसमें दिया है कि you need to get the consideration in convertible foreign currency. That is important, but such condition is not there in the export of goods. However, FEMA का जो law है, it requires that you get the consideration in foreign convertible currency, not GST law. What export of services is defined? It says export of services means, थोड़ा सा detailed definition, it says it means any supply of services satisfying the following conditions. सभी condition for satisfy होनी चाहिए. The first is supplier of services is located in India. यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है he should be located in India. The recipient of service is located outside India. जो सर्विस recipient है he should be located out of India होना चाहिए. The place of provision of services is outside India. आपने place of supply जो देखी है, place of supply provisions हमने देखे ना, so place of supply of services should be outside India. It should not be in India. Then point number 4 is the payment for such services has been received by the provider of services in convertible foreign exchange. तो convertible foreign exchange में आपको consideration मिलना, that is also important. So if you are getting suppose in rupee terms, then even if the recipient is out of India, then also that will not be treated as export of services. And the last is supplier of services and recipient of the services are not merely establishment of a distinct person. मान लीजिए Infosys इंडिया में है और Infosys ऑस्ट्रेलिया में है. Infosys India is giving some services to Infosys Australia. These both are treated as distinct person. So वैसा भी नहीं होना चाहिए. There should not be merely a distinct person. So we have to take care. In case of export of services, it is prerequisite that a payment against services must be rendered in convertible foreign exchange. This condition is not there in export of goods. If a service is not an export of services under GST, then IGST shall be required. And अगर export of services is not out of India, if it is within India, तो IGST treat किया जाएगा because all export and imports are treated as IGST transaction. तो IGST transaction इसमें applicable होगा. Service tax में क्या था, GST में क्या था, almost things are similar, so we won't go much into that detail. Comparison of export of services, Finance Act 1994 में भी already this definition is there because services export अभी भी होता है, and the same GST में भी है. एक broad इसमें comparison किया, what is the difference between Finance Act definition and the GST definition. Things are more or less same thing, but इसमें एक additional था Finance Act में कि that services should not be in the negative list. ऐसा भी condition इसमें नहीं है GST में, so whether the supply is exempted or taxable, it won't make any difference. So coming to the most important thing is zero rated supply. एक concept दिया है GST में that these two transactions will be treated as zero rated supply. उसमें कहा zero rated supply means any of the following supply of goods or services or both, namely export of goods or services or both, or supply of goods or services to or both to a SEZ developer or an SEZ unit. तो इसमें दो ट्रांजैक्शंस कवर हो रहे हैं. एक एक्चुअल एक्सपोर्ट है and one is deemed export. Actual export when goods are actually being exported out of India या services आप actually out of India दे रहे हैं. Second is deemed export. Deemed export यानी आप SEZ, मान लीजिए मिहान की बात करें, मिहान SEZ में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो that is also treated as deemed export zero rated supply. Supply of goods or services to a SEZ developer या SEZ unit will be treated as zero rated supply. Sir, this is a deemed export. This is not actual export. Actual export तो आपको export of goods or services आप कर ही रहे हैं. This is a deemed export. यहाँ even goods are not going out of India.
Goods are in India only. You are located you are in Nagpur and you are supplying some goods to Mihan SEZ. Goods are not going out of India, but this is treated as deemed export. Let it be done. Yeah, it is allowed. If it is services, then it has to be in foreign convertible currency. It is in rupees only, so we can get in rupees only. So ये दो categories cover की है zero rated में. One is actual export, another is deemed export. Now, what are the options available for an exporter? Abhi we have seen Shailen Jain sir has very well explained कि zero rated is also to be calculated as taxable supply. तो आपको जो उस पे input tax दिया है, and we don't want that tax to be exported. हमारे commodity में उसका price include होके export ना हो. So we want a refund of input tax credit. तो कैसे मिलेगा? So government has given us two options. दो options हमको दिए हैं. अभी भी excise के law में in case of export of goods, these both options are there. But service tax में ऐसे options नहीं है. But now these options will be for export of goods, export of services. तो क्या option है? First option is you export goods or services under bond without payment of IGST and claim refund of unutilized input tax credit. यानी आप एक्सपोर्ट कीजिए गुड्स को या एक्सपोर्ट कीजिए सर्विसेज को अंडर अ बॉन्ड कीजिए विदाउट लेविंग एनी टैक्स. आपका आउटवर्ड सप्लाई में आप कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे एंड आपके पास में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स, बिकॉज यू विल बी हैविंग अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप उसका रिफंड ले लीजिए. जितने भी वैट पे प्रैक्टिशनर्स है यहाँ पे, दे वुड बी अवेयर देयर वाज प्रोविजन अंडर CST की इफ आई एम एन एक्सपोर्टर एंड इफ यू आर सप्लाइंग मी एंड इफ आई गिव यू फॉर्म H, यू नीड नॉट चार्ज मी टैक्स. आप मुझे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स से आप सप्लाई करते थे, बट ऐसा प्रोविजन अब GST में नहीं है. नाउ ओनली एन एक्सपोर्टर कैन क्लेम रिफंड, not a penultimate exporter. So if you are supplying goods to an exporter, you have to levy tax. आपको कोई exemption नहीं है यहाँ पे. आप अगर exporter को supply कर रहे हैं, you have to levy tax. But the exporter is eligible to claim refund of that unutilized input tax credit because his outward supply is zero rated. उसको charge नहीं करना है and he is eligible to take credit of input tax credit. Option number 1. Same is for SEZ also. Both the provisions are for exporter as well as SEZ developer or unit. ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? पेमेंट ऑफ IGST बाय डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बट विदाउट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट. यानी एक्सपोर्टर वोंट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम हिज रिसिपिएंट बट ही विल फ्रॉम हिज इनवॉइस और अमाउंट टोटल कंसिडरेशन ही विल डेबिट सम अमाउंट टुवर्ड्स IGST. मान लीजिए 12% है, 18% है, जो भी उसकी कमोडिटी का रेट होगा उतना अमाउंट ही विल डेबिट इट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड विल मेक द डिफरेंस. ही विल टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट जो उसके पास में है एंड मेक द डिफरेंस पेमेंट टू गवर्नमेंट एंड कैन क्लेम रिफंड ऑफ IGST सो डेबिटेड. यानी उसने अपने इनवॉइस में से जितना IGST टैक्स की तरफ जितना डेबिट किया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उतना पूरा वो रिफंड ले लेगा. So these two options are given to exporter or to an SEZ unit, SEZ developer. First, don't charge anything and take full credit of unutilized input tax credit. Second, out of your consideration, debit tax towards the IGST tax जो भी आपको, because it's not a CGST SGST, आपको IGST tax का मान लीजिए 12% है, आपका 1 लाख का इनवॉइस है, 12,000 रुपये will be deemed to be included tax amount, तो आप उतना डेबिट कर दीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में and you will can get that 12,000 rupees refund from the government. So these are the two options available to exporter or SEZ developer or SEZ unit. But mind me will tell you, this option is only available to exporter, not to the person selling it, supplying it to exporter. Penultimate वाले में ये cover नहीं होगा. In those cases, the person has to levy tax and the exporter will claim the refund. अब refund है तो we all know there were lot of conditions, there are lot of restrictions also, unjust enrichment है, वो देखा जाएगा कि आपने कहीं that SEZ ने अगर suppose he has charged that tax तो वो सामने वाले ने उसका credit तो नहीं ले लिया. All these things will be taken care of other, and if it is feel that refund has, the benefit has not been passed, then only the refund will be granted to you. दो छोटे से examples मैंने यहाँ cover किए, option 1, option 2 में how the things will work. This is a case of actual export where there is actual export. It's a case of ABC from Chennai. He supplies goods required by PQR in Delhi to export to Germany. And exporter कौन है इसमें? Exporter PQR है, उसको export order मिला है जर्मनी में, उसको export करना है and consequent to that export order he is further putting an order for supply from ABC. अब option 1 and option 2. Under option 1 what will happen? ABC will charge IGST because he is in Chennai, the supplier is in Delhi. It's an interstate transaction, he will charge
IGST चार्ज करेगा PQR को. PQR will avail input tax credit. 100 रुपीज का वो जो टैक्स एलिमेंट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा. PQR जब वो जर्मनी को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो ही विल रेज अ इनवॉइस. 15 पाउंड्स का वो इनवॉइस रेज कर रहा है. PQR to ensure no IGST is charged in the euro invoice. He is not allowed to charge any tax in the euro invoice because it's an export. We don't want the tax also to be exported. And then PQR will claim refund of input tax credit 100 being maximum amount related to outward supply. उसके पास में उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 100 रुपीज पड़ा है क्रेडिट. He will claim a refund of that. This is option 1. But इस केस में उसको he has to furnish a bond. ठीक है, अंडर बॉन्ड ओनली ही कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एंड देन ही कैन क्लेम रिफंड. बॉन्ड इज अ बेसिक सिक्योरिटी, श्योरिटी है गवर्नमेंट को कि आई विल कंप्लाई विद द पेंडिंग कंप्लायंसेस. ऑप्शन 2 कैसा वर्क करेगा? ऑप्शन 2 में ABC अगेन विल चार्ज IGST 100 रुपीज टू PQR. ABC के लिए कोई इशू नहीं, ही हैज टू चार्ज 100 रुपीज टू PQR. PQR विल अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. PQR टू इशू इनवॉइस ऑफ $15 अगेन एंड टू एंश्योर नो IGST इज चार्ज. इस केस में भी उसको कोई चार्ज सेपरेटली कोई चार्ज नहीं करना है. बट PQR टू डेबिट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विद IGST अप्लीकेबल से ऑफ रुपीज 180. मान लीजिए 15 पाउंड को हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और उस पर टैक्स एलिमेंट आता है 180 रुपीज. तो ही विल डेबिट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विद 180 रुपीज एंड देन PQR विल क्लेम रिफंड ऑफ 180 रुपीज विच ही हैज डेबिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में. अब उसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड नहीं लेगा बिकॉज वो तो ऑलरेडी उसने एडजस्ट कर लिया है अगेंस्ट इज 180 रुपीज. ही विल गेट अ फुल रिफंड ऑफ 180. आपको डाउट होता होगा कि इस केस में तो सेकंड ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना रिफंड. बट ऐसा नहीं है. आई हैव आल्सो मेड अ अरिथमेटिकल इलस्ट्रेशन इन विच विल प्रूव दैट बोथ द ऑप्शंस यू गो फॉर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. अभी हमने देखा एक्चुअल एक्सपोर्ट में. अभी हम डीम एक्सपोर्ट जो हम SEZ यूनिट्स को करेंगे, नागपुर मिहान में आप कर रहे हैं या कोई भी SEZ में आप डेवलपर या SEZ यूनिट को आप सप्लाई कर रहे हैं. सो ABC फ्रॉम हैदराबाद सप्लाइज गुड्स required by PQR in Kolkata for supplying to XYZ in Kolkata SEZ. ठीक है, तो you are ABC, suppose from Hyderabad you have to supply to PQR at Kolkata. तो आप तो पूरा चार्ज कीजिए. ऑप्शन 1 में क्या है? PQR के लिए ऑप्शन क्या है? ABC to charge IGST of to PQR. PQR to avail input tax credit. PQR to supply goods to SEZ. SEZ being in India, he will raise a इंडियन करेंसी इनवॉइस 1500 का. PQR ने आगे XYZ SEZ को इशू किया. PQR to ensure no IGST is charged in the invoice. PQR will not charge any IGST or any tax. And then PQR is eligible to claim refund of input tax, unutilized input tax credit of 100 rupees. Clear है? ऑप्शन 2 में क्या होगा? ABC to charge IGST 100 rupees to PQR. PQR to avail input tax credit. PQR to issue invoice to XYZ for 1,500 rupees. 1,500. PQR to ensure no IGST is charged in invoice. इसमें भी उसको IGST चार्ज नहीं करना because it's a zero rated supply. He is supplying it to SEZ. He won't charge anything in his invoice. But PQR to debit electronic credit ledger with IGST से applicable 270 rupees on export. 1500 रुपए पे 18% के हिसाब से it comes to 270 rupees. So he will debit his electronic credit ledger with 270 rupees. And PQR to claim refund of 270 rupees debited in his electronic credit ledger. So this is option 2. एक अरिथमेटिकल हम देख लेते हैं how it works. ऑप्शन 1 में purchaser will purchase it say for 100 rupees. Input tax credit involved is rupees 12. Total invoice value will be 112. Now when he exports the goods or say deemed export में SEZ को वो supply कर रहा है, in that case his outward supply will be 150 rupees. अब इसमें उसको कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है तो उसके लिए नेट सेल प्राइस इज 150 रुपीज. तो आप प्रॉफिटेबिलिटी देख देखिए, सेल प्राइस मेरे लिए 150 है, परचेज कॉस्ट फॉर मी इज 112, सो प्रॉफिट इज 38 रुपीज एंड 12 रुपीज इज अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट. मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 12 रुपए पड़े हैं अनयूटिलाइज. आई विल गेट रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो 38 रुपीज इज माई प्रॉफिट, 12 रुपीज आई एम गेटिंग रिफंड, सो द टोटल प्रॉफिट इज 50 रुपीज. ठीक है. ऑप्शन 2 में क्या है? अगेन ऑप्शन 2 में परचेज बीइंग द सेम 100 रुपीज परचेज, 12 रुपीज टैक्स एलिमेंट, टोटल परचेज वैल्यू इज 112. आउटपुट में आउटपुट सप्लाई में 150 रुपीज इज माई आउटवर्ड सप्लाई, नो टैक्स आई कांट चार्ज, so my net value is 150 only, but out of 150 I am debiting my electronic credit ledger by 18 rupees. ठीक है. तो मेरे लिए नेट सेल्स कितना हुआ? 132 रुपए हुआ. 18 रुपीज आई ऑलरेडी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो मेरे लिए नेट सेल्स हुआ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कितना आएगा? 132.
परचेज कितना आएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपीज, बिकॉज आई हैव टेकन 12 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एडजस्टेड इट अगेंस्ट 18 रुपीज, बरोबर. तो मेरे लिए नेट प्राइस ऑफ परचेज इज 100 रुपीज, सो नेट प्रॉफिट इज 32 रुपीज एंड द 18 रुपीज विच आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आई विल गेट रिफंड. तो 32 + 18 में 50 रुपये फिर से प्रॉफिट. सो यू सी इन बोथ द ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. क्लियर? कोई डाउट किसी को? शैल मूव हेड. आपका सवाल आएगा कि सब जब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में दोनों में फर्क नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी सेम है, फिर 2 ऑप्शंस क्यों है, एंड विच वन टू ऑप्ट? आ रहा कि नहीं आ रहा सवाल? 7 बज गए इसलिए देख लेते हम. ये सवाल इसलिए आना चाहिए क्योंकि बेनिफिशियल क्या है मेरे लिए? आई एम एक्सपोर्टर और आई एम SEZ यूनिट, आई एम SEZ डेवलपर. ठीक है, मेरे को तो आउटवर्ड सप्लाई सब मेरे लिए जीरो रेटेड है. इनवर्ड का मेरे को रिफंड लेना है या मैं आउटवर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके रिफंड लूँ, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. विच वन इज बेनिफिशियल? तो उसके लिए हमको देखना होगा डेट ऑफ रेलेवेंट डेट फॉर क्लेमिंग रिफंड. अब आपको रिफंड है, घर बैठे तो मिलेगा नहीं, क्या करना है रिफंड के लिए हमको? हाँ जी, रिफंड कैसे मिलेगा? GST में रिफंड चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तो रिफंड के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. तो प्रोविजन, रिफंड के प्रोविजन ऐसे कहते हैं कि यू हैव टू मेक एप्लीकेशन विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट. और इस GST प्रोविजन में कोई भी जगह ऐसे कंडोनेशन, डिले कंडोनेशन या ऐसे कोई वो नहीं है कि आपने 2 साल में भूल गए और आपको तीसरे साल आया याद आया कि आपने रिफंड की एप्लीकेशन नहीं की, तो आपका रिफंड फॉरगो हो सकता है. यू वोंट गेट रिफंड ऑल्सो. सो ऐसे प्रोविजन है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है कि 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है. बट वो 2 साल कब से शुरू होंगे? तो उसके लिए एक प्रोविजन है रेलेवेंट डेट. तो रेलेवेंट डेट हमको देखनी होगी, वो रेलेवेंट डेट के 2 साल के अंदर हमको रिफंड की एप्लीकेशन करनी है. गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एप्लीकेशन कीजिए, हम आपको 7 दिन के अंदर 90% रिफंड दे देंगे प्रोविजनल. यहाँ तो 7-7 साल तक रिफंड नहीं मिलता हमको, बट GST में ऐसे प्रोविजन है कि 90% रिफंड हम आपको दे देंगे इमीडिएट बेसिस पे. आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की, हमको हम 90% प्रोविजनल रिफंड दे देंगे. सो रिफंड एप्लीकेशन विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. अब 2 ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन 1 विदाउट चार्जिंग टैक्स क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. ऑप्शन 2 आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट ले लीजिए और आप पूरा उसका रिफंड ले लीजिए. अब हम देखते हैं कि आपको ऑप्शन 1 में कब एप्लीकेशन करनी है, ऑप्शन 2 में कब करनी है. सो ऑप्शन 1 refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply without payment of any tax. इसमें आपकी एप्लीकेशन कब करनी है आपको? The relevant date is the end of the financial year in which such claim for refund arises. So मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2018 को रिफंड एक्सपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई. तो आपको कब मिलेंगे? एप्लीकेशन कब करनी है आपको? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 इज योर रेलेवेंट डेट. उसके पहले आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते. 31 मार्च 2019 से आपको 2 साल दिए गए गवर्नमेंट ने. 31 मार्च 19 से 31 मार्च 2021 तक आप एप्लीकेशन कीजिए, आपको फिर रिफंड मिलेगा. दिस इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 में क्या दिया है? रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स. ये गुड्स की बात कर रहे हैं हम. रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और द इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सच गुड्स. अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी और एयर, देन the relevant date is date on which the ship or aircraft leaves India. Export of goods by land, जैसे सर ने कहा नेपाल लैंड से एक्सपोर्ट हो रहा है, then the date on which the good crosses the frontier, customs frontier. And third is export of goods by post, then the date of dispatch of goods by post office. तो आपने भाई शिप से आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपका रेलेवेंट डेट क्या है? द डेट ऑन विच द शिप लीव्स इंडिया. जिस दिन शिप इंडिया छोड़ देती है, आप यू आर फ्री टू मेक रिफंड एप्लीकेशन. तो मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को आपने एक्सपोर्ट किया और 7 अप्रैल को शिप इंडिया इट लीव्स इंडियन कस्टम टेरिटरी. यू आर फ्री टू मेक रिफंड एप्लीकेशन ऑन 7 अप्रैल इटसेल्फ. आपका 2 साल का जो समय शुरू होता है 7 अप्रैल 2018 से 6 अप्रैल 2020 तक रहेगा. आप 7 अप्रैल 2018 को फाइल कीजिए और 3 दिन में आपको 90% रिफंड मिल जाएगा. उसी केस में उसी ऐसे ही सर्विसेज में क्या है? रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ सर्विसेज on payment of integrated tax or inputs. The supply of services has been completed prior to the receipt of payment. पेमेंट मिलने के पहले ही आपने सप्लाई दे दिया है, दैट सप्लाई कर लिया है. इन दैट केस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी विल बी द रेलेवेंट डेट. आपको जैसा जब पेमेंट मिलता है आप उसके 2 साल के अंदर आप यू कैन मेक रिफंड एप्लीकेशन.
And if the supply of services has been completed after the receipt of payment, then the date of issue of invoice. आपने invoice issue किया कि आप उसके 2 साल के अंदर refund application कर सकते हैं. ठीक है? तो which option is more beneficial? First or second? First? Second? So there is no direct answer as such. It will depends on lot of situation. The beneficial point is आपको second option में refund तुरंत मिल जाएगा. आपने export किया, आपकी ship निकल गई या aircraft India छोड़ दिया कि आपको you are eligible to claim refund. But it will also depend क्योंकि आपको IGST भरना होगा, है ना. जैसे अपन एग्जांपल जो दिया उसमें 18 रुपए आउटपुट है, लेकिन इनपुट आपके पास में सिर्फ 12 है, तो आपको 6 रुपए गवर्नमेंट आपको अपने पॉकेट से गवर्नमेंट ट्रेजरी में पे करना है. सो इट विल डिपेंड ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. आपके पास में अगर फंड ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन 2 एंड फंड्स इज ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट. तो ऑप्शन 1 में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लीजिए 2 साल बाद, तब आपको पॉकेट से पे नहीं करना है. सो दिस वाज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, actual exports and deemed export. I hope this presentation will be helpful to all of you, and thank you very much for a patient listening and patient participation. Thank you very much. Thank you, Ritesh. Now it's time for question answer sessions, and both the speakers are here to answer your queries. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन रितेश साहब से है. अभी रिसेंट कंसेप्ट ऐसा है कि एक्सपोर्ट में जैसे आप एक्सपोर्ट करते तो उसके लिए क्या प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट आता है. विद इन द 6 मंथ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट अगर नहीं आता है तो अपने को ड्यूटी पे करनी पड़ती है. देन डिपार्टमेंट अपने को जो UT1 अंडरटेकिंग देता है उस बेसिस पे अपने को ARE1 वगैरह देना पड़ता है. तो ये GST में ये कंसेप्ट रहेगा या नहीं रहेगा? सर प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट तो आपको गवर्नमेंट को देना ही है, अदरवाइज आप प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ही नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट कैसे कंसिडर किया जाएगा. तो ये कंसेप्ट तो है आपको अंडर बॉन्ड, जो मैंने बोला ना फर्स्ट ऑप्शन अंडर बॉन्ड, वो ARE1 जो अपन जैसे बॉन्ड देते हैं वैसे ही सेम थिंग विल कंटिन्यू. तो GST में ARE1 एप्लीकेबल रहेगा? यस, आपको करना ही है. सेम टू सेज में भी? सेज में यस, SEZ में यस, बोथ साइड में. थैंक यू. सर अभी आपने बोला कि अगर आपका इनपुट 8% का है और सेल 18% का है तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा. थोड़ा सा उसको हाईलाइट कीजिए, एक्सपोर्ट के केस में भी और नॉर्मल केस में भी. फिर से बोलिए सवाल. इनपुट अगर आपका 8% का है और सेल 18% का है तो अभी आपने बोला ना डिफरेंस आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर आप क्रेडिट क्लेम करेंगे. नहीं, सेकंड ऑप्शन में आपके पास में ITC 12 रुपए का है और आपकी जो मान लीजिए 1500 का रुपए का आपका SEZ को आप सप्लाई कर रहे हैं और उस पर टैक्स एलिमेंट 18 रुपए आता है, तो आपको 18 रुपए जो आउटपुट लाइबिलिटी, इनपुट यू हैव 12 रुपीज क्रेडिट, तो आपको गवर्नमेंट को 6 रुपए तो पे करना होगा ना. आफ्टर टेकिंग एडजस्टिंग योर इनपुट टैक्स यू हैव टू पे गवर्नमेंट 6 रुपीज डिफरेंस, बट द गवर्नमेंट विल गिव यू रिफंड ऑफ 18 रुपीज, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई में आपने डेबिट 18 रुपए किया, आपको पूरा 18 रुपए मिल जाएगा. यानी 12 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट का और 6 रुपए आपने जो कैश में पेमेंट किया, दोनों मिला के 18 रुपए आपको रिफंड मिल जाएगा. रिफंड में तो आपको 90% इमीडिएट मिलेगा, बाद में आपका एक्चुअल रिफंड प्रोसेस होकर 10% बाद में. इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है जो नॉन एक्सेसिबल लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पाइप्स वगैरह, तो ITC क्रेडिट क्या रहेगा उसका? वो उसको ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर एक्सक्लूसिवली आपका एग्जेम्प्ट है सप्लाईज तो ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा. और वो कहीं जॉब वर्क पे प्रोडक्ट देता है तो जॉब वर्कर उसको GST लगा के देगा कि नहीं लगा के देगा? फिर से अगर वो कोई प्रोडक्ट बाहर जॉब वर्क पे देता है, हाँ. जैसे फिटिंग्स देता है और वापस मंगाता है, तो जॉब वर्कर जो जॉब वर्क का बिल बनाएगा उसमें GST लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं, जॉब वर्कर को तो GST लगाना पड़ेगा. उसको लगाना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि वो जो है उसकी सर्विसेज टैक्स फ्री नहीं है. ओके. उसकी सर्विसेज टैक्सेबल. ये रिफंड मिलेगा? इनको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि ITC नहीं मिल पाएगा ना इनको. तो कंप्लीट 18% उसको लगाना ही. यस, इट्स अ लॉस टू यू. आपका वो कॉस्ट हो जाएगा. ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इसमें नहीं होएगा?
नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने एक बार बोला कि यदि अपन उसको पेमेंट नहीं करते 180 डेज में, हाँ सर। उसका भी अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये डबल नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन के ऊपर में क्रेडिट एक ही बार डिसअलाउ होगा, 2 बार नहीं होगा। तो जैसे डबल नहीं होगा ना। उसने रिटर्न नहीं भरा तो अपने को अलाउ नहीं हुआ, और हाँ। हमने 180 डेज में पेमेंट भी नहीं किया उसको। हाँ, नहीं तो एक बार आपका डिसअलाउ हो गया, खत्म हो गया। 2 बार डिसअलाउंस नहीं होगा। सर ये इंपोर्ट का जो है उसमें सेस वगैरह जो लगता है उसका भी क्रेडिट मिलेगा क्या अभी क्लोजिंग स्टॉक पे? सेस का क्रेडिट का कोई प्रोविजन नहीं है, एक्सेप्ट हाँ, अगर कंपनसेशन सेस कोई लग रहा है, वो भी आपका जो मैंने आपको हाफ टैक्स बोला था मोटर व्हीकल वगैरह के ऊपर में, तो उसका सिर्फ वो सेस के अगेंस्ट में ही एडजस्टमेंट पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन रितेश सर को है कि जो अभी एक्साइज की जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंटिन्यूस होगी क्या? ARE एंड रिटर्न्स वो एज इट इज़ रहेगी जीएसटी में भी? नहीं, ARE1 और जो हम एक्सपोर्ट एविडेंस देते हैं तो फॉर्म विल गेट चेंज बिकॉज फॉर्म्स जीएसटी के अंदर है, बट प्रोसीजर वैसे ही है। उन्होंने एक्साइज का सेक्शन 18 और 19 जो है वैसे के ऐसे ही पिकअप किया है जीएसटी। एनेक्स्चर 19 जो हम रिटर्न्स भरते वो फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे उसमें, चेंज होगी, या फॉर्म्स विल चेंज। तो ये भी रिटर्न रहेगी? अभी फॉर्म्स नोटिफाई भी नहीं हुए, एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स है वो नहीं हुए। वो नहीं हुआ, एक्सपोर्ट के नहीं हुए। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने जीएसटी केस में एक्सपोर्ट केस में बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट अभी बॉन्ड का है नहीं है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, तो अभी क्या फिर से अभी बॉन्ड फिर से भरना पड़ेगा कि वही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कंटिन्यू रहेगा? सर बॉन्ड अभी ऑप्शन 1 में आपको बॉन्ड दिया है तो आपको बॉन्ड जाना ही पड़ेगा। इवन सर्विसेज के लिए भी है ही नहीं, बॉन्ड भी नहीं है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी नहीं है, सर्विसेज गुड्स में ही है। बट यहाँ पे जीरो रेटेड में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ दोनों को कवर किया उन्होंने। हेलो, मेरा क्वेश्चन शैलेंद्र जैन साहब से है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई ट्रक्स अपने इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल मूवमेंट के लिए खरीदते हैं, तो क्या उसके ऊपर जो लगने वाला जीएसटी है उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल उसका मिलेगा, बिकॉज यू हैव इफेक्टेड द परचेसेस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो मिलेगा उसका। थैंक यू सर। सर जैन सर, वन क्वेश्चन सर। 30 जून को सर जो स्टॉक रहेगा 30 जून को, तो सर एक्चुअली जैसे फार्मा का अगर पर्टिकुलरली ले रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि वो एक्साइज लग के आया कि नहीं आया है। समझो हिमाचल से आया है या कहीं टैक्स फ्री स्टेट से आया है, एक्साइज अगर उस पर नहीं लगा तो आपके पास में अगर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओके, तो फिर आपको वो रूल्स के मुताबिक 60% या 40% जिसमें भी आप बैठेंगे, मेरे ख्याल से आपके केस में 60 ही अवेलेबल रहेगा ना, 18% से कम है ना? 18%। अच्छा, तो इनको 40% मिलेगा, 40% क्रेडिट मिलेगा। वो भी जो आप आउटपुट सप्लाई करोगे उसके ऊपर का जो टैक्स आएगा ना, उसका 40% मिलेगा। और सर वैट का जैसा अपन क्रेडिट लेंगे, अपन वैट का जो रहेगा, हाँ। वैट का तो ऑलरेडी क्रेडिट अपन हाँ, फिर अब और नहीं मिलेगा, जो क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा वही आगे जो मिलेगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रहेगा उसी का ही मिलेगा। वही मिलेगा आगे। सर ये जो रिवर्स चार्ज की का क्रेडिट लेना है, अनरजिस्टर्ड सेलर ने से परचेज किया हुआ है और सामने वाला अपने को भरना है उसका टैक्स, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? कुछ इनवॉइस आप बोल रहे थे कि कुछ इनवॉइस आपको खुद को जनरेट करना पड़ेगा। नॉर्मल जो चालान से भरा है दैट विल नॉट बी द इनपुट टेकिंग डॉक्यूमेंट? आपको रेगुलर टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा उसका भी? हाँ, खुद का, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। इनफैक्ट मैं उसमें और ऐड करता हूँ, सर ने जो बोला, आपको उसके लिए इनफैक्ट उसकी जो इनपुट सर्विस है उसके भी आपको HSN कोड पता होना चाहिए। मान लीजिए आप प्रिंटिंग, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट आपने रिवर्स चार्ज प्रिंटिंग स्टेशनरी ली है, तो आपको प्रिंटिंग पेपर और उसके भी HSN कोड पता होना चाहिए ना, आपको हर एक चीज़ के HSN कोड
बताओ, यूज़ करना। इनवॉइस बनाना है आपको। और इनवॉइस सर उसके रूल्स कैसे रहेंगे? इनवॉइस किसको एड्रेस रहेगा, किसके हेडिंग रहेगी क्या? और नहीं नहीं, इनवॉइस तो आपको खुद को ही एड्रेस करना पड़ेगा उसमें, और कोई यही नहीं है आपको। अच्छा, आपका खुद का ही जीएसटी आएगा उसमें। हाँ जी, हाँ उसमें बना सकते हैं आप, उसमें बना सकते हैं आप। सर एक जॉब वर्कर के रिलेटेड में टेक्सटाइल वाले हैं जैसे जो जॉब वर्क में देते हैं सर, तो जॉब वर्क का तो सर अनरजिस्टर्ड डीलर्स रहेंगे, जो जॉब वर्कर जो रहेंगे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डीलर जैसा भरेगा उनको, तो उसका तो सर क्रेडिट पूरा मिल जाएगा उसको डीलर को। हाँ मिलेगा ना, अगर वो पूरा का पूरा टैक्सेबल सप्लाई से सामने तो। पूरा टैक्स। जैन साहब से सवाल है मेरा। सर कंपनी अगर अपने को कोई मटेरियल सप्लाई करती है, उनका सी ऑफिस जो है, सी एजेंट जो नागपुर में है, तो वो लोकल मतलब कंपनी क्या करती है कि लोकल इन्वॉइस रेज करती है, और उसका अगर इनपुट क्रेडिट लेना है तो लिंकेज इन्वॉइस अपने को एक्साइज का भी देता है, तो उसमें अपने को एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा क्या? लिंकेज नहीं, अब देखिए अभी की जो पोजीशन है उसमें तो एक्साइज और वो सब खत्म ही हो जाएगा। आपको लोकल का इनवॉइस आ रहा है, मतलब SGST CGST लग के आना है आपको। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास अच्छा बचा अच्छा, हुआ है, आपका ट्रांजिशनल। सर प्लीज़ ट्रांजिशन प्रोविजन का एक सेशन नेक्स्ट है, तो उसके लिए ट्रांजिशन प्रोविजन के क्वेश्चंस अवॉइड करें। सप्लीमेंट कैसा? एक्सेस के इनवॉइस है तो क्रेडिट मिलना है उसके अंदर। मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया और मेरे सप्लायर ने उसका टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो इस सिनेरियो में भी मेरा तो भी आपको ITC नहीं मिलेगा। सो इज इट जस्टिफाइड? बिकॉज वैट में तो ऐसा लॉ नेवर गोज बाय लॉजिक। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो कॉन्शियस को पट नहीं रहा है वो चीज कानून नहीं करेगा, बट कानून के अपने नॉर्म्स है। और उसमें भी GST के बारे में तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी हमको इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अगर सरकार बोलती है कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता है, तो आपको चुपचाप मान लीजिए कि सूरज पश्चिम से निकलता, पूरब दिशा भूल जाइए आप। बट मैं VI को रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड रिप्रेजेंट बिफोर। हाँ, वो साहब सामने बैठे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट रेवेन्यू यहाँ कहाँ पे डिस्टर्ब हुआ? व्हेन माय सप्लायर इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे रेवेन्यू तो कहीं डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है। अब मैंने मेरे सप्लायर को पेमेंट किया है कि नहीं, इट्स नॉट। देखिए रेवेन्यू का तो एक और मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल दिया था कि 5 साल बाद ऑडिट वालों ने निकाल दिया आपके ऊपर में रिकवरी, आपने 5 साल इंटरेस्ट के साथ भरा, फिर भी उसका आपको ITC डिनाई करने वाले हो। तो लॉजिक से कानून हमेशा चलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हेलो सर, नहीं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, लेकिन इसमें बहुत बेनिफिशियल भी है सर। आजकल क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पेमेंट नहीं करते टाइम पे, तो इसको अगर पॉजिटिव पॉइंट से देखा जाए तो आपको 180 डेज में SSI यूनिट्स को पेमेंट मिल रहा है टाइम पे, वो भी एक इंटेंशन है। पहले सर ये प्रोविजन सर्विस टैक्स में ऑलरेडी है, बट दैट वाज ओनली रिलेटेड टू सर्विसेज, गुड्स वैट में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब तो उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए प्रोविजन किया है। एक्चुअली केस बनेगा ही नहीं ना इसमें, क्योंकि अगर मैंने सप्लायर को मेरे पेमेंट किसी को किया ही नहीं तो उसको टैक्स पेमेंट नहीं, देखो ऐसा है, नहीं उसने टैक्स तो उसकी ड्यू डेट जब आई होगी तो कर दिया होगा ना, वो थोड़ी ना 6 महीने रुका रहेगा। ऐसा है कि आप जब रिटर्न्स के डिटेल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें दुनिया भर की चीजें पूछ ली है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि जो नहीं पूछा है। सिर्फ उसमें एक ही चीज है कि आपका वो कहना सही है कि उसका मैंने सप्लायर को पेमेंट किया या नहीं किया, वो किसी रिटर्न से पता नहीं चल पाएगा, वो ठीक है। बाकी सारी चीजें वो पता कर लेंगे उससे। और अगर हम ऐसा बोलेंगे गवर्नमेंट को तो वो एक और कॉलम ऐड कर देंगे उसमें और बोलेंगे कि ये डिटेल भी आप हमको दे दो। इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट नहीं करना, बहुत कम छेड़ना पड़ता है गवर्नमेंट को। सर ऐसा है, इसके बारे में तो अभी कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। डिपार्टमेंट में भी इसके बारे में कोई उनको क्लू नहीं है कि भाई असेसिस का डिवीजन कैसे होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में। 1 जुलाई से रेंज पूरी खत्म हो जाएगी, तो नहीं अभी ऐसा कुछ भी कोई नहीं बता पाएगा आपको। सर जैन सर, आपसे सवाल है मेरा। ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो GST के बाहर निकला हुआ है,
तो ऐसे केस में मैं अगर जम्मू एंड कश्मीर से कुछ परचेस कर रहा हूँ तो उस केस में वो मुझे CST चार्ज करेंगे? फिर से थोड़ा सा फिर जम्मू एंड कश्मीर GST के बाहर है। हाँ जी। अगर जम्मू एंड कश्मीर से मैं कुछ परचेस करने जा रहा हूँ तो उस केस में वो मुझे CST चार्ज करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे उसको सी फॉर्म देना पड़ेगा? ऐसा है, देखिए कि आज की जो पोजीशन है वही कंटिन्यू रहेगी फिर उस केस में। अब वो वहाँ का रिक्वायरमेंट क्या है उस स्टेट की, वो हमको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी CST एक्ट को तो वो अबॉलिश ही करने वाले हैं तुरंत, तो वो तो रहेगा नहीं। पर अब वो आपको उन्होंने सप्लाई किया और क्या रेट से टैक्स लगाएंगे वो देखने वाली बात है। हालांकि मेरा जो मानना है कि वहाँ पे आपको सेल टैक्स भी नहीं लगेगा, आपको एज ए रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में आपको उसके ऊपर में टैक्स भरना है कि तो जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि जम्मू एंड कश्मीर से लें या ना लें। तो उस केस में मुझे वो उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा सर? उसका क्रेडिट मिलेगा अगर मैं रिवर्स चार्ज? हाँ, रिवर्स चार्ज में जो आप भरेंगे इंस्टेंट क्रेडिट मिलेगा उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। इधर पेमेंट करो उधर क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है सर, वो GST हट जाएगा। GST विल नॉट, CST विल नॉट बी देयर, CST नहीं होगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं सर, ये सब हट जाएगा। आप देखिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर वाले खुद बोलेंगे कि हमको GST चाहिए। सर एक्सपोर्ट रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट में अभी 2 टाइप के हमारे ट्रांजैक्शन थे, एक सेल्फ सीलिंग था और एक सुपरविजन में होता था, एक्साइज सुपरविजन में। तो क्या अभी GST में ऐसा कुछ रहेगा एक्साइज सुपरविजन का? एक्सपोर्ट हम 2 टाइप से करते थे, एक तो हम सेल्फ सीलिंग कर लेते थे और दूसरा था हमारा एक्साइज अंडर एक्साइज सुपरविजन। तो क्या अभी भी हमारा कुछ ऐसा सुपरविजन का क्राइटेरिया रहेगा किसी एजेंसी के साथ में? ऐसा अभी प्रोविजन में GST में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एक्सपोर्ट इज प्योरली मूविंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया ही है। तो कंटेनर स्टफिंग के टाइम पे क्या एक्साइज अथॉरिटी या GST अथॉरिटी के सिग्नेचर या सुपरविजन कुछ जरूरी रहेगा क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। अभी पब्लिक डोमेन में इस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना रूल्स इसके क्लैरिटी है ना उस पर कोई वो है फॉर्म्स आया है, तो वेट एंड वॉच करना होगा इसके लिए। ऐसा लेकिन लगता है मुझे कि जो प्रेजेंट कंडीशंस है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कस्टम्स एक्ट को वो अबॉलिश नहीं कर रहे हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि अभी जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू रहेगी सो फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न। ऐसा है साहब कि मेरे को लगता है कि उनको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। हाँ, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। हाँ, बिल्कुल। तो कोई उनसे परचेस करना नहीं चाहेगा, प्लस उनको कंपनसेशन भी फिर मिलेगा नहीं इधर। मैं एक सवाल पूछ लूँ जैन साहब से, अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता। मैं भी सर से आप सबके बिहाफ पे मेरा भी एक डाउट है सर। जॉब वर्कर में आपने जो कहा कि प्रिंसिपल जॉब वर्कर को सब कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल ट्रांसफर करता है फॉर जॉब वर्क, और 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर नहीं आता है वापस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो वेदर इन दैट केस जॉब वर्कर विल गेट क्रेडिट ऑफ इट, क्योंकि वो तो ही विल पे टैक्स ऑन द फर्स्ट डे व्हेन द गुड्स वर मूव्ड आउट। अब ऐसा है कि उसमें आपको ये देखना पड़ेगा फिर से कि ये जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स है, डेफिनेटली उसने फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज किया है क्या उसका यूज़। अकॉर्डिंग टू मी आप वो आपको जॉब वर्क चार्जेस लेगा, मतलब वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए उसने इस्तेमाल कर लिया है, तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा उसको। पर उसके लिए फिर से वही है कि आपको उसको सप्लाईज के लिए टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ेगा। अगर वो मिल जाता है तो उसको मिलेगा। ये मोल्ड और डाइस का कंप्लीट इरेडिकेशन ही हो गया, उसका जो मूवमेंट, हाँ, उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर में चलान में ही होगा। हाँ, बिल ऑफ सप्लाई टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है। तो ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक रखना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई वगैरह के, ये मैन्युअल हो सकता है? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मैनुअली चला सकते हो उसको, उसमें कहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। टैक्स इनवॉइस तो कंप्यूटराइज करना नहीं, कहाँ है ऐसा, नहीं है। आई थिंक
The experts have addressed all the queries, and on behalf of VI, we are very thankful to CA Shailendra Jain and CA Ritesh Mehta for giving the quality deliberations. And thank you very much, sir.